मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है व्यवहारवाद, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्यवहारवाद की आलोचना अथवा सीमाएं इस विषय पर चर्चा करेंगे या व्यवहारवाद की आलोचना का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण या उपागम है जिसकी तीव्र आलोचना इसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। सर्वप्रथम यह आलोचना परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने शुरू की, क्योंकि वे व्यवहारवाद की मान्यताओं एवं निष्कर्षों से पूर्णतः असहमत थे। किंतु कुछ समय बाद अनेक व्यवहारवादियों ने भी यह अनुभव किया कि व्यवहारवाद में कुछ आधारभूत कमियां हैं, जिन्हें उन्होंने व्यवहारवाद की सीमाएं कहा। तो वस्तुतः उन्होंने व्यवहारवाद से भिन्न आधारों पर व्यवहारवाद की आलोचना की। व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले जो विद्वान हैं, उनमें मुख्य रूप से आप बता सकते हैं आर्नाल्ड ब्रस्ट, लियो स्ट्रास, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए डहेल, डायस इत्यादि। ये एक प्रकार से व्यवहारवाद के आलोचक कहे जा सकते हैं। तो व्यवहारवाद के आलोचनाओं में या उनकी सीमाओं में सबसे मुख्य है नंबर 1, शब्द हैं उनका आडंबर का दोष, शब्दांडर का दोष। व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की अत्यंत उत्साह से आलोचना की, आप सभी को पता है, किंतु वे स्वयं किसी वास्तविक सिद्धांत एवं धारणा की रचना में असफल रहे। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो शब्दावली है, जो शब्दों का आडंबर है, वो बनकर रह गए। उनके जो तर्क हैं वो अर्थहीन और शब्द जाल जैसे दिख पड़ते हैं या दिखाई देते हैं। दूसरी आलोचना या उसकी सीमाओं में कहा जा सकता है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं, कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया। मैंने आपको पूर्व में भी ये बात बताई थी कि जो व्यवहारवादी हैं वो राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं, किंतु जो आलोचक हैं उनका मत है कि राजनीति विज्ञान का मूल्य निरपेक्ष अध्ययन न तो संभव है और न ही उचित। जब एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य की शुरुआत करना चाहता है तो वह शोध संबंधी विषय के चुनाव तक में अपने मूल्यों से प्रभावित होता है। इस प्रकार शोध कार्य की शुरुआत ही मूल्यों से प्रभावित हो जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव ही नहीं है। विद्वानों का यह भी मत है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उचित भी नहीं है। मूल्य निरपेक्षता पर जोर देने का अर्थ होता है अच्छे एवं बुरे में
अथवा उचित एवं अनुचित में भेद नहीं करना। और जो विद्वान है लियो स्ट्रास, उन्होंने तो ये बात बताई, या उनके अनुसार मूल्य निरपेक्षता का अर्थ है गटर की विजय। तो इससे बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से व्यवहारवाद की आलोचनाएं की गई है। तीसरी, अंतर्विरोध का दोष। व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो कैसे? कि वो एक ओर तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और दूसरी ओर तानाशाही शासन यानी कि साम्यवादी शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वयं सिद्ध मानते हैं। तो ये अंतर्विरोध का ही दोष हुआ। नेक्स्ट बात ये बताई जा सकती है कि ये अत्यधिक खर्चीली पद्धति भी है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति किस प्रकार से है कि भाई ये बता सकते हो आप कि व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता एवं पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण करते हैं। आप सभी को पता है, आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, किंतु ये सब कार्य धन एवं समय की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीला सिद्ध होगा या होता है। अतः एक सामान्य अध्ययनकर्ता तथा तृतीय विश्व का गरीब समाज इस पद्धति को अपनाने में असमर्थ दिखाई पड़ता है। तो एक आलोचना या उसकी सीमा ये कहा जा सकती है कि अत्यधिक खर्चीली भी है। नेक्स्ट, कि राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा। वो किस प्रकार? इसमें आप कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों ने एक ओर तो राजनीति विज्ञान को परिभाषित नहीं किया और उसके अध्ययन क्षेत्र को भी निश्चित नहीं किया, और दूसरी ओर उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं, पद्धतियों एवं तकनीकों को अपनाने पर बल दिया। तो इस स्थिति ने यह भय उत्पन्न किया कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपने अस्तित्व को खो सकता है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर। आपको मालूम होगा, या मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, कि व्यवहारवादी प्राकृतिक यानी कि पदार्थ विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं और इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं। किंतु वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान में आधारभूत अंतर दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीति विज्ञान के तथ्य अधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम परीक्षण योग्य तथा अस्पष्ट होते हैं। अतः व्यवहारवादियों का यह विश्वास भ्रमपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी संभव नहीं। इससे भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि व्यवहारवादियों का विश्वास रहा है या उन्होंने बताया है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में ऐसा सामान्यीकरण प्रस्तुत करने में तथा ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं जिसके आधार पर वे मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा कार्यकलापों के बारे में भी सही सही भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। किंतु वास्तव में अभी तक वे ऐसे विश्वसनीय सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों के निर्माण में असफल ही रहे हैं। तो आलोचकों का मत है कि व्यवहारवादियों को इस मामले में सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सुनिश्चित एवं स्थिर नियमों का निर्माण संभव ही नहीं है और इसलिए सही सही भविष्यवाणी भी संभव नहीं हो सकती। एक ये भी आलोचना कह सकते हो आप कि मानव के सामाजिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं। मानव के राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण एवं सही अध्ययन असंभव है और इसलिए व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल भी रहे। मानव स्वभाव अत्यंत जटिल है और उसके अंतर्मन की गहराइयों एवं सूक्ष्मताओं को मालूम नहीं किया जा सकता, फिर भी इसका मापन तो संभव ही नहीं है।
लघु एवं वृहत इकाइयां संबंधी समस्या, व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता तथा सुविधा के लिए छोटे छोटे समूह का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं जो अनुचित है। उदाहरण के लिए किसी स्थानीय समूह के मतदान व्यवहार के अध्ययन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को संपूर्ण समाज के संदर्भ में सत्य समझना उचित नहीं होगा। और एक आप ये भी आलोचना कर सकते हैं कि नीति निर्माण में सहायता देने में असमर्थ। नीति निर्माण में तथ्यों के अलावा मूल्यों को भी आवश्यकता होती है। मूल्यों की उपेक्षा करके मात्र तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीति अमानवीय तथा अनैतिक हो सकती है, किंतु व्यवहारवाद केवल तथ्यों को महत्व देता है और मूल्यों की उपेक्षा करता है। अतः वह नीति निर्माण में सही मायने में सहायता देने में असमर्थ है। तो वस्तुतः क्या हुआ कि वस्तुतः व्यवहारवाद में यह दोष उसकी इस मान्यता से उत्पन्न होता है कि वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र उचित पद्धति है। सिबली ने बताया, या सिबली का मत है कि मात्र विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र पद्धति नहीं है। नीति संबंधी ज्ञान के लिए अन्य पद्धतियां एवं तकनीकों का भी सहारा लेना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की इस प्रकार से आलोचनाएं हुई या उनकी ये सीमाएं हो सकती हैं या हैं। ये कल जो आपको मैं इस ऑनलाइन कक्षा में बात बताऊंगा वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर व्यवहारवाद का जो प्रभाव पड़ा या व्यवहारवाद की जो उपलब्धियां रही या उसकी जो उपयोगिता रही या व्यवहारवाद का जो महत्व है उसके बारे में और उसका एक मूल्यांकन निष्कर्ष रूप में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।